हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लास रेडी पर, जो आपके लिए हमेशा से कर रहा था और आगे भी इसी प्रकार से कर रहा रहेगा। आशा करते हैं आप सब एकदम मस्त होंगे। अपन भी एकदम झकास छे गुरु, बोले तो एकदम झकास। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, क्या अरे यार इकोनॉमिक्स से स्टार्ट हो चुका था। और इकोनॉमिक्स आपको भी पता है कितना मजा आता है पढ़ने में यार। इट इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पूरा का पूरा फर्स्ट नंबर चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम वैश्वीकरण देखे थे। और वैश्वीकरण के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, तो वैश्वीकरण के बारे में जाना था और साथ ही साथ हम लोगों ने निजीकरण के बारे में जान लिया था। आज हम लोग को उससे आगे देखना है, तो चिंता की क्या बात है, चलो लेकर के चलते हैं इकोनॉमिक्स की दुनिया में। तो कौन कौन हो तैयार? मुझे भी पता है, जो सब है सबके सब तैयार। चिंता मत करो यार, लेकर के चलते हैं बिना देर के, बिना समय गवाए हुए क्रैश कोर्स के अंदर दीक्षा परिवार आपको अभी क्या भी लेकर चलेगा इकोनॉमिक्स की दुनिया में। लेट्स गो। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वैश्वीकरण। सबसे पहले तो हमारा चैप्टर का नाम ही है वैश्वीकरण, सॉरी वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण के अंतर्गत हम लोगों ने निजीकरण तो देख ही लिया था। दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ माय क्लास, आवर क्लास, सॉरी नॉट माय क्लास। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलने वाला है उसका नाम क्या है भाई, तो आपको भी पता है यार, उसमें मैंने बता रखा था आप लोगों को। आज हम लोग जो तीसरा नंबर टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है उदारीकरण। उदारीकरण। अब एक बात बताओ, अब तक हम लोगों ने देख लिया क्या कि आखिरकार निजीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्यों जरूरत पड़ी, कैसे कैसे वैश्वीकरण का विस्तार हुआ, भारत में कब इसका उपयोग हुआ था, इसके बारे में हम लोगों ने क्या किया, देखा, अध्ययन किया, सबके बारे में हम लोगों ने देख लिया। लेकिन आज हम लोग को निजीकरण के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो भी गैर सरकारी, मतलब जो सरकारी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल आपको बनाया था कि जैसे मेरा रेल था हमारे पास। अब रेल गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है। इसका कहने का मतलब क्या, अब तक सरकार इसको ले रही थी, दे रही थी, सारा का सारा देख रेख कर रही थी। अब ये किसी खास व्यक्ति का तो बेच देंगे, जिससे क्या होगा कि वो अपने मनमाने ढंग से जितना टैक्स लगा सकता है, जितना रुपया लगाना चाहेगा उतना रुपया लगा सकता है उस पर, जिससे हम लोग को हानि होगी। तो प्राइवेटाइजेशन के कारण से, निजीकरण के इतने सारी दिक्कतों सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक बात का और हो जाएगा कि इससे बेरोजगारी भी खत्म हो सकती है। जितने लोग रोजगार नहीं है, मतलब उससे वो लोग प्राइवेट, जिनके अंदर क्वालिटी है, वो लोग आराम से उसके अंदर जा सकते हैं। ये एक बेहतर तरीका हो सकता है। इससे हो सकता है कि मतलब क्या, बेहतर जो इंसान कहते हैं ना कि बनना शुरू, तो इससे ये चीज जरूर आ जाएगा। ठीक है हमारे पास। तो देखो, सबके अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर होते हैं। हर टॉपिक के अंदर कुछ ना कुछ बैड और गुड डिमेरिट दोनों के दोनों होते हैं। ठीक है, तो हम किसी को सिर्फ एक ही नजरिए से नहीं देख सकते, दोनों नजरिए हमारे पास काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास उदारीकरण। अभी जो निजीकरण था, ये सारे के सारे चीज निजीकरण पे, चाहे वैश्वीकरण पे, कोई ना कोई तो सरकार अगर मान लीजिए कि यहां से वहां तक अगर सामान इधर उधर बेचती है, तो कोई ना कोई तो नियम लगता होगा। जैसे मैं कि नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो आप लोग एक पेन खरीदते हैं, नॉर्मली मैं पेन की मैं बात करूं तो पेन भी खरीदते हो ना, उसका भी टैक्स आप देते हो, भले आप नहीं जानते हो, तो कैसे टैक्स देते हो जरा बताओ तो मुझे। देखो, जहां पर पेन का निर्माण हुआ, नॉर्मली मैं बात करूं पेन का, तो एक मिनट, ये पेन की मैं बात करूं, एकमात्र इंडिया का बना हुआ पेन जो कहां मलेशिया में बिकता है, म्यांमार वहां सब देश में जाता है, ये बिकता है, बांग्लादेश में भी ये पेन बिकता है हमारे पास, इंडिया का प्रोडक्ट है। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास इस पेन की मैं बात करूं, ये जो फैक्ट्री है, इसका फैक्ट्री का जो मालिक होगा, जितना का वो साल भर का उसका टर्नओवर होता होगा, उससे उसको क्या मिला, टैक्स मिला। और वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज का निर्माण करता है तो वह क्या करता है, उस निर्माण के तहत वो इतना रुपया का दाम रखता है उस सामान पर कि ताकि वो जो रुपया लगा रहा है वो भी उसका निकल जाए, साथ ही साथ उससे मुनाफा भी निकले। क्यों मुनाफा निकले भाई, कि उसके पास जितने वर्कर्स है, वो वर्कर्स को भी कहां से देगा, उसी में से देगा, आप ही के पैसे में से देगा। साथ ही साथ वो जो भूमि हमारे पास लगाया है, वो भूमि का जो कॉस्ट देगा वो उसी में से देगा। साथ ही साथ जो मशीन उसने लगाया है, मशीन का भी कॉस्ट उसी में से निकालेगा। साथ ही साथ जो टोल टैक्स हमारे पास रोड पर चलता है, उसका सामान निकलता है, उसका भी वो किस में से काटेगा, आप ही के पैसे से काटेगा। और साथ ही साथ वो जितना उसका इनकम हो, उसका जितना टैक्स लगता है, वो भी कहां से निकालेगा, आपको इसी में से निकालेगा, सारा का सारा निकालेगा। लेकिन क्या आपको पता चला, नहीं, ये जो आप 6 रुपए में आप खरीद रहे हो, पहले 5 रुपए में देता था, तो हो सकता है कंपनी को इस पर बनाने में कितना रुपया लगता होगा, 4 रुपया। पूरा ऑल टैक्सेज इंक्लूड, जब खरीदते हो तो ऊपर लिखा रहता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेज। कहने का मतलब क्या, सारे के सारे टैक्सेज उसमें जुड़े जा चुके हैं, तब जाकर के एमआरपी उतना रखा गया। एमआरपी का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम रेटेड प्राइस। उतना से अधिक में नहीं बेच सकते आप, ज्यादा से ज्यादा बेचना है तो उतना में बेच सकते हैं। बात आ रही समझ में, तो उससे अधिक में आप नहीं बेच सकते, हालात ऐसे।
बात समझ में? इसका मतलब क्या, वो पहले 4 रुपया बनाता था तो 1 रुपया उसको मुनाफा होता था कंपनी को, लेकिन अब 6 रुपया बेच रहा है, इसका मतलब क्या, 5 रुपया बना रहा है और 1 रुपया उसको मुनाफा हो रहा है। हो सकता है कि ज्यादा हो, तो कंपनी का अपने अथॉरिटी के हिसाब से वो अपना लगाता है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आखिरकार मान लीजिए कि यहां से दूसरे देश में कहीं जाता है सामान बेचने, चाहे वो रोड हो गया, रोड पर अपना सामान बेच रहा है, तो गवर्नमेंट रोड जो टोल टैक्स उसका काटेगी, तो कुछ ना कुछ तो काटेगी भाई। को हमारे यहां हमारे संसाधन का उपयोग कर करके इतना सारा का सारा चीज कर रहा है और सारा मुनाफा वो कंपनी कमा रही है, तो उससे क्या करेगा वह? कुछ ना कुछ तो मुनाफा कमाएगा सरकार, उसको टैक्स लेगी ही लेगी, डेफिनेटली लेगी। उदारीकरण यही तो करता है क्या, कि अगर बहुत बड़ा इंटरनेशनल कंपनी है उसको छूट प्रदान करता है कि तुम बिजनेस करो। अगर मान लो कि यहां से अगर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में अगर ये पेन जा रहा है, इसको बांग्लादेश का बॉर्डर पार करने में अगर 1 करोड़ रुपया लग रहा था, तो उदारीकरण नीति के अंतर्गत अगर ये फैक्ट्री अगर चल रहा है तो हो सकता है कि अगर अपील करे सरकार से, गवर्नमेंट से, 1 करोड़ ना लग करके 50 लाख रुपया ही टैक्स लगे। यह भी तो हो सकता है कि अगर वो गवर्नमेंट से अगर अप्लाई ले ले, एप्लीकेबल ले ले, तो उसके पास टैक्स ही ना लगेगा। यही तो हमारा उदारीकरण है। क्या कहा था, उदार नीति के तहत बिजनेस, समझिए इस बात को, छूट देता है गवर्नमेंट कि तुम बिजनेस करो, तुम जितना ज्यादा बिजनेस करोगे हमारे देश को फायदा होगा। जो हमारे पास जितनी फैक्ट्रियां, जितने भी उद्योगपति हैं, उस सबको छूट देती है सरकार। मतलब जो छूट जो दे रही है ना करने के लिए, वही हमारे पास ये क्या हो जाता है, उदारीकरण की नीति कहलाती है। परसों की मैं बात हूं, मैं अपने मतलब एक होम ट्यूशन में मैं पढ़ा रहा था, तो वहां पे उनके पिताजी ना बहुत अमीर आदमी है बेचारे, तो उनका ना मतलब छोटे भांजा है, तो उनका ना मतलब टैक्स शायद एक महीने का ट्रांजैक्शन उनका लाखों का है। ठीक है, तो इनके कारण से उनको तो टैक्स देना ही पड़ता है। तो मुझे तो ज्यादा तो सुनने में आया नहीं, क्योंकि वो लोग इनकम टैक्स वाले आए हुए थे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई। तो जिस बैंक से उनका अकाउंट था ना, अकाउंट होल्डर भी आया था, तो वही बता रहे थे कि आपके अकाउंट से इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है, जिसमें से 35,000 रुपया आपको क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। आप अगर अभी कभी अगर क्या करते हैं कि 35,000 के लिए माफी के लिए अगर माफीनामा अगर लिख करके कर देते हैं, तो मैं आपको ये 35,000 रुपए का माफीनामा लिख करके भेज दूंगा, तो हो सकता है एक्सेप्टेड हुआ तो आपको 35,000 रुपया इस बार का टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे मुझे यह समझ में आया कि हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या करती होगी कि वैसे फैक्ट्रियां जिनको अगर वाकई में उसको झेलने की क्षमता ना है, तो उसको माफीनामा भी लिखवा करके उसके टोल टैक्स को क्या करती है, माफ करती है। तो उदारीकरण एक ऐसी नीति है जो क्या करती है कि जितने भी टैक्सेस है उसको या तो कम करती है या तो उसको क्या करती है, हटा देती है। चलिए हम इसके बारे में लिखते हैं, पुनः इस बात को समझेंगे। सर ये पेन मेरा है। चलिए उदारीकरण के बारे में लिखते हैं कि उदारीकरण क्या है। उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस या कोटा आदि को हटाने से है। अब आइए इसको समझते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले एक और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लेते हैं। इसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा
पहुंचाने वाले आर्थिक नीतियों नियमों आर्थिक नीतियों नियमों प्रशासनिक नियंत्रणों आदि को समाप्त किया जाता है, समाप्त तथा कम किया जाता है। अब आइए इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। उदारीकरण भैया आपको बताना चाहते हैं कि उदारीकरण के अर्थ क्या है बबुआ। तो सुना, उदारीकरण के जो अर्थ बा ना वो कह चाहत रहे कि उदारीकरण के अर्थ सरकार द्वारा लगायल गए उस सभी अनावश्यक नियंत्रण से है तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस या कोटा आदि को हटाने से है। अब आइए समझिए कहने का मतलब क्या। अब अभी कभी हम इस पेन के बारे में बताए हैं कि इस पर जितने भी नियंत्रण होंगे उसको क्या करेगा उदारीकरण नीति के तहत गवर्नमेंट क्या करेगा, या तो वह कम करेगा या तो वह क्या करेगा उसको हटा देगा। यही नीति हमारा क्या कहलाएगा, उदारीकरण। आपसे एक और सवाल मैं बार बार आपको याद करता हूं, 1991 में हमारे पास इंडिया में आपको आया था कौन सा, वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी जिसके अंदर ये सारे के सारे नीति आ गए थे और इसके कारण से विकास चौगुने मुख्य से विकास करता है, याद रखना। जिसे मैं अभी कभी हम बताएंगे कि अगर वैश्वीकरण के अंग में ये सारी की सारी बात को डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण का अंग। चल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच। समझ रहे हो, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।